तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस फिजिक्स के बेहतरीन से क्लास में। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर 2 है। इससे हमने पहले एक क्लास कंप्लीट कर चुका है, तो आपने नहीं देखा है तो उसको जाके अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको जो जा रहा है भैया रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा आपको समर्थन करना पड़ेगा मेरा। तो चलिए हम कल के क्लास में हमने आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में और कुछ हमने एक छोटा मोटा क्या कहते हैं पॉइंट के बारे में जाना था। तो हम सोचे उस पॉइंट को एक बार फिर से हम यहाँ पे लाते हैं और एक न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो भैया पॉइंट क्या क्या था भैया? पहला पॉइंट था हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। फिर पूछता है भैया कितना कि एक कूलम में कितना ESU होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। फिर लास्ट पूछा हमारा भैया ESU में कितना कूलम होता है। हालांकि ESU का हम बता चुके हैं क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्टेट कूलम, जो कि आवेश का CGS मात्रक हमारा होता है। कितना होता है? 1/3 गुना 10 के पावर माइनस का 9 कूलम होता है। और लास्ट हमारा कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑब्जेक्टिव हम क्या पूछना चाहते हैं, हम आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछना चाहते हैं कि भैया बताइए कि 18 ESU में कितना कूलम आवेश होगा। यही हमारा क्वेश्चन रहने वाला, कितना कूलम आवेश होगा। कैसे बताएंगे भैया? हम आपसे पूछते हैं कि भैया आपको बताना है कि 5 रसगुल्ले का दाम कितना होगा। कहिएगा भैया हमको इसे बताएं, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलता है। तो हम पूछ रहे हैं कि भैया 5 रसगुल्ले का आप दाम तभी बता पाएंगे जब आपको एक रसगुल्ले का दाम मालूम होगा। कि हमसे बोले कि नहीं, 5 रसगुल्ला का दाम तभी बता पाएंगे जब आपको एक मालूम होगा। तो हम बोले कि भैया एक रसगुल्ला का दाम आपका कितना है भैया? 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया है। कोई बोलेगा भैया मेरे यहाँ 10 रुपये का मिलता है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ जितने का मिलता है मान लो। कितना भैया? 8 रुपया। तो हम पूछ रहे हैं कि भैया 5 का कितना होगा, तो भैया 8 पॉइंट कितना होता है? 40। आपने क्या किया इन दोनों के बीच क्या किया? गुना किया। क्या किया? गुना किया। उसी प्रकार जब पूछ रहे हैं कि 18 ESU में कितना कूलम होगा, आप तभी बता पाएंगे जब आपको एक ESU का मालूम होगा कि एक ESU में कितना कूलम होता है। हालांकि फिर हम यहाँ पे लिखा है एक ESU में कितना कूलम होता है, तो लिखते हैं एक ESU में कितना होता है? 1/3 गुना 10 के पावर माइनस का 9 कूलम होता है। ठीक है, बाकी पूछा कितने का है? 18 का। पूछा कितने का है? फिर से इसको मिटाते हैं। पूछा कितने का है? 18 का। तो क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर 18 ESU बराबर क्या करेंगे? 18 गुना 1/3 गुना 10 के पावर माइनस का 9 कूलम हो जाएगा। कितना बार में? 6 बार में कट जाएगा, आएगा 6 गुना 10 के पावर माइनस का 9 कूलम। कितना भैया? 18 ESU में हमारा 6 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या भैया? आवेश का गुण। क्या है? आवेश का गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आवेश का गुण। क्या होता है भैया? आवेश का गुण क्या होता है? पहला पॉइंट आवेश क्या होता है? आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब क्या है? ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यही होता है हमारा संरक्षण का अर्थ होता है। ठीक है भैया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इसको समझते हैं पहले। जैसे हम बोले कि भैया हमारे पास क्या है? 500 गड्डिया पैसा है, ढेर सारा पैसा है। इस बगलिया में हम क्या रखें? पैसा रखें। हम क्या करें? इसमें से निकाल कर इस वाले बगली पॉकेट में रख रहे हैं। हम बोले कि यहाँ पे भैया ढेर सारा हम पैसा रखें, 500 गड्डिया कड़कड़िया रखे हैं, जगह है नाच उच में देखने के लिए। हम कहेंगे यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दिए। इसमें क्या हुआ भैया? यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखे तो क्या हुआ? कुछ बचत हुआ। यहाँ पे 500 था, इस बगली में भी क्या है? 500 है। कहने का मतलब क्या है कि भैया आवेश टोटल मिला के क्या होता है? संरक्षित रहता है। क्या होता है? नियत रहता है। आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ घटना है भैया, क्या घटना है भैया? मालूम है कि आपको न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा किससे बना होता है? जो हमारा तीर है किसको दर्शाता है भैया? घटना को दर्शाता है। किसको? घटना को दर्शाता है। बोले कि न्यूट्रॉन जो होता है भैया हमारा माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। किससे? इससे मिलकर बना होता है। भैया न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कैसा चार्ज होता है? शून्य आवेश होता है। कैसा होता है? 0 चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो -1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है, प्लस 10 का 10। और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस यहाँ पे क्या लगता है? प्लस लगता है। 1.6 गुना 10 के पावर कितना? माइनस का 19 कूलम।
ठीक है, ये मालूम है प्लस में है एक माइनस में है तो क्या होगा, कट जाएगा, तो जीरो। अब बराबरी साइड कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी दोनों बात किधर है, घटना से, ये किसी घटना से पहले और घटना के बाद का दोनों बात क्या है, नियत है। क्या है, नियत है, यानी बराबर है। वही ना बोलेगी, जब इसमें 500 गड़ी था हम इसमें से निकाल के इसमें रख दिए, तो भैया यहाँ पे भी तो 500 है, घट नहीं ना जाएगा, यानी 499 थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात कहने का मतलब। अब इसको हम बोलेंगे कैसे भैया, इस चीज पे बोलेंगे कैसे, तो लिखेंगे किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। किंतु घटना से पहले, एवं घटना के बाद कुल आवेश क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहिए था, क्या भैया, कि आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो सब बातों को मिला के बोलते हैं क्या, तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किंतु घटना को क्या कहते हैं, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले। ये क्या होता है, घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आप लोग उतारते चलिएगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में इस एग्जाम्पल को उतारना जरूरी है, तो आपका नंबर कट जाएगा। क्या लिखेंगे, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है भैया, संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यह संभव है क्या, भैया संभव है कि आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। यह संभव है आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन लिखेंगे किंतु भैया घटना से पहले एवं घटना से पहले एवं घटना के बाद का कुल आवेश क्या होना चाहिए, का कुल आवेश शून्य होना चाहिए। ठीक है, यह कंडीशन। एग्जाम्पल में क्या करना है, तो भैया इस एग्जाम्पल को उतार देना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोटॉन भैया कितना जीरो होता है, कटाएंगे तो -1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, और प्लस फिर यहाँ पे क्वेश्चन में डालते हैं प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। प्लस माइनस वाला क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जीरो। ये घटना को दर्शाता है, जीरो। ये बात आपको लिखना जरूरी है, तब जाके बोर्ड में आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चलते अगला टॉपिक पर चलते हैं भैया, क्या, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, उतार लीजिएगा एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको हटाते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है भैया, आवेश का यहाँ पे लिखते हैं क्वांटीमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, क्वांटीमीकरण का सिद्धांत क्या होता है भैया। तो भैया यार कोई इस फॉर्मूला को याद रखना है, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस का NE, और ये 3 अक्षर पे ही हमारा आवेश क्वांटीमीकरण का सिद्धांत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे बोलेंगे भैया, Q क्या है हमारा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश है। यहाँ पे लिखते हैं Q क्या है हमारा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, आवेश है। ई क्या है हमारा भैया, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। और भैया एन क्या है, एन हमारी एक संख्या है जो हमारा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, +-1 +-2 +-3 डॉट ऐसे चलता चला जाएगा। तो बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश Q एवं इलेक्ट्रॉनिक आवेश के E पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे ही आवेश क्वांटीमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर से हम चाहते हैं बोल दें क्या, कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश Q इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे ही आवेश क्वांटीमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक रहने वाला है क्या भैया, क्या रहने वाला है, कूलॉम का नियम। आइए कूलॉम का नियम देखते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर का इस साल 2026 में भैया 2026 में ऑब्जेक्टिव यहाँ से और सब्जेक्टिव भी पूछा है।
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछा है। क्या पूछा है हम आपको बताएंगे, एक बार आप यहाँ पर देखते चलिएगा। चलिए क्या पूछा भैया, इसको हम लगाते हैं कूलॉम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। स्टार मारे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कूलॉम का नियम क्या कहता है भैया, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 ईस्वी में, ठीक है, 1785 ईस्वी में जो कूलॉम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया भैया, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल था, उस बलों के बारे में इन्होंने क्या किया, बताया था, बलों के बारे में बताया था। क्या भैया बोले, दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है भैया, ये जानकारी दिया था। और लेकिन उस समय इनको ये ज्ञात नहीं था कि ये दोनों आवेश क्या होंगे, प्लस होंगे कि माइनस होंगे या प्लस प्लस होगा, उस समय इनको ज्ञात नहीं था, ठीक है। बस इन्होंने बताया कि भैया जब दो आवेश होते हैं उनके बीच बल लगता है। तो भैया यही कूलॉम का नियम बताते हैं। कब दिए थे भैया, 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में दिए थे। कब, 1785 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कूलॉम का नियम क्या कहता है, तो इस प्रकार से होता है क्या भैया कि यहाँ पे एक आवेश है, चित्र इसका इस प्रकार कीवर्ड, दो आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, आर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। बस ये दोनों बातों को याद रखना है, इन दोनों बातों को याद रखना है। और इनका नियम भैया दो स्थिति के लिए लागू होता है। पहला भैया किसके लिए, पहले तो स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, हम बताएंगे क्या होता है स्थिर आवेश, ठीक है। दूसरा का हमारा बिंदु आवेश के लिए, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, कूलॉम का नियम भैया किसके लिए लागू होता है, तो ऑप्शन में था बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए। तो बस ये दो पॉइंट को याद रखना है और हमारा कूलॉम का नियम समाप्त हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, स्थिर आवेश क्या होता है कि स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, आवेश मतलब आपको मालूम है, आवेश के बारे में, आवेश के बारे में मालूम है आपको। स्थिर का होता है रुका हुआ, आवेश के बारे में मालूम है, यानी जब आवेश रुका हुआ हो तभी कूलॉम का नियम लागेगा। जब आवेश रुका हुआ हो यानी कि चल नहीं रहा हो भैया, तभी कूलॉम का नियम लागू होगा। दूसरा का हमारा बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश कहने का मतलब कि जो ये बिंदु है यहाँ पर, ये और ये इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, लंब बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब भी यानी कि जो ये हमारे बिंदु पा रहे हैं इसके तुलना में इसका लाइन बड़ा होना चाहिए, तभी हम बिंदु आवेश बोलेंगे। हम अगर हम बोले बिंदु आवेश किसको नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे भैया ई बड़ा हो गया, ई बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया और इसके बीच की दूरी ई है, तो भैया जो बिंदु है इस पथ से क्या है, बड़ा है, इस पथ से क्या है, बड़ा है, तो ये हमारा बिंदु आवेश नहीं होगा। बिंदु आवेश भैया ये छोटा सा बिंदु हो जाएगा, इनके पथ की लंबाई क्या होनी चाहिए, इस बिंदु से बड़ा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है, यह एक बिंदु आवेश है, क्या है, यह एक बिंदु आवेश है, ठीक है। चलिए इसको याद रखना है। तो भैया कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे दो स्थिर एवं बिंदु आवेश, कितना आवेश है भैया, एक आवेश, दो आवेश, तो बोलेंगे दो स्थिर आवेश एवं बिंदु आवेश, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला भैया बल, लगने वाला बल F, लगने वाला बल F, दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब होता है भैया मात्रा, दोनों आवेशों के मात्रा, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला भैया बल F, दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होता है, समानुपाती, यानी Q1 और Q2, ठीक है। उनके दोनों यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है भैया, r, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। एक बार हम चाहते हैं फिर से एक बार कर दें, क्या बोले भैया, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल क्या है भैया, F है। दोनों आवेशों का परिमाण क्या है भैया, Q1 और Q2 आवेश का परिमाण के क्या होता है, समानुपाती, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। और मालूम है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है, यहाँ पे नियतांक क्या आ जाएगा भैया, छोटा वाला k आ जाएगा, छोटा वाला k आ जाएगा। इसको इस प्रकार से ना लिखे, इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, छोटा वाला k आ जाएगा और Q1 Q2 और बटा में r का स्क्वायर। भैया जो हमारा क्या होता है, k का वैल्यू फिक्स होता है, k का वैल्यू हमारा फिक्स होता है, यहाँ पे लिखते हैं k का वैल्यू हमारा फिक्स होता है, कितना होता है k का वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये भी हमारा फिक्स होता है, कितना, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, इसको भी याद रखना है। k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है, इतना होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और निकाल सकते हैं इसका मात्रक भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। आगे बढ़ते हैं, बस इसका वैल्यू रखते हैं F बराबर, k का वैल्यू कितना है, तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 बट्टा में R का स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम का नियम निकल के आ गया, कूलम का नियम निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपसे यहाँ से पूछेगा क्या भैया, और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा भी गया है, क्या पूछेगा भैया कि जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसके बारे में पूछेगा। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो पढ़ा जाता है। इसको हम बोलते क्या है भैया, वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता, या इसी को हम बोलते हैं मुक्त आकाश, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त आकाश बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त आकाश बोलते हैं। और आगे चलते हैं, और आगे क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, तो भैया एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा आपको, कितना होता है, तो याद रखना 8.85 गुणा 10 के पावर कितना होता है, माइनस का 12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है, फैराडे मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, 8.85 गुणा 10 के पावर माइनस फैराडे मीटर इनवर्स होता है। एक और यहाँ पे क्या पूछ सकता है भैया, मात्रक इसका आपको पूछेगा, मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक इका में भैया भागा में इस चढ़ेगा तो गुना में हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बट्टा में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है। एफ का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, कूलम का आवेश का कूलम, तो हो जाएगा भैया कूलम और बल का होता है न्यूटन, और दूरी का होता है मीटर, और स्क्वायर हो तो स्क्वायर। तो आगे निकालेंगे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा भैया, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। और एक एक्स्ट्रा में याद रखना है क्या भैया, फैराडे मीटर इनवर्स भी बोर्ड एग्जाम में होता है। आपको पूछा क्या है भैया इस साल 2026 में क्या, कि मुक्त आकाश का विमीय सूत्र और इसका मात्रक बताएं। तो आपको याद रखना है, विमीय सूत्र और मात्रक याद रखना है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है भैया, बताइए नहीं किए, तो निकालते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, चलो निकालते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, तो निकालेंगे कैसे, न्यूटन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी कूलम के लिए AT यूज करते हैं, चूंकि स्क्वायर है तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बल के लिए क्या यूज करते हैं भैया, MLT इनवर्स 2, यह बल का विमीय सूत्र होता है। और मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, L, पावर में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, A का स्क्वायर और T का स्क्वायर, भैया ये पावर में कितना है, 1 है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, पावर में ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो -1। ये भी पावर में कितना है, 1 है, और यहाँ पावर में 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी L के पावर -3 हो जाएगा। और ये पावर में -2 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया ML इनवर्स 3 और T के पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो जाएगा, और A के पावर 2, ये हमारा निकल के विमीय सूत्र आ गया। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है। बस इतना चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, जितना हम बता रहे हैं उतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, अब बात रहा कि कूलम के नियम का जो परिभाषा है भैया, परिभाषा, तो एक बार वीडियो का पीछे करके जो जो हम बोले हैं उसको सुन के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझने वाले हैं हम भैया, क्या समझने वाले हैं, तो जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है इसके बारे में यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्या पूछा है उसको समझते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है हमारा, हेडलाइन बनाइएगा, क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को बोलते हैं पारावैद्युतांक। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पारावैद्युतांक क्या होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसको पहले हम किससे सूचित करते हैं, ER या K से सूचित करते हैं। ER या K से क्या कहते हैं भैया, इसको प्रदर्शित करते हैं या सूचित
करते हैं। फॉर्मूला क्या रहने वाला है भैया इसका, तो भैया ई आर बराबर फॉर्मूला होता है या के बराबर क्या ई एम बटा में क्या होता है ई नॉट। ई एम क्या होता है भैया, माध्यम की विद्युतशीलता होता है। ई नॉट क्या होता है, अभी पीछे बताया है, वायु की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश होता है। तो इसको परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता एवं वायु की विद्युतशीलता, बीच वाले को क्या बोलते हैं भैया, अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता एवं वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या पारावैद्युतांक कहा जाता है। और ये खत्म हो जाएगा। फिर से हम चाहते हैं एक बार बोल दें क्या भैया, इसको लिख देते हैं हम, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है भैया, ई एम है, और एवं वायु की विद्युतशीलता क्या भैया, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या बोलते हैं भैया, पारावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। पारावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है, और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे ई आर या के द्वारा सूचित किया जाता है। फिर यहाँ से एक बात पूछता है भैया कि कूलॉम के नियम पे चलते हैं कि जब भैया यहाँ पे क्या था, इस प्रकार से चित्र था, ये कहाँ पे रखा था भैया, ये वायु में रखा था, वायु या निर्वात में रखा था। जो ये आवेश है, दोनों आवेश को कहाँ रखा गया था भैया, वायु या निर्वात में। जब इसके बीच हम कोई माध्यम धर दें, माध्यम क्या हो सकता है भैया, वो जल हो सकता है, कागज हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ईंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इसके बीच हम माध्यम रख दें, तब हमारा बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है भैया। जब ये वायु में था तब क्या हो रहा था, और जब इसके बीच कोई हम माध्यम डाल दें, यानी दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम डाल दें, तब भैया आवेश पे क्या होगा, माध्यम के रूप में हमारा जल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पहले यहाँ पे चाहते हैं एक छोटा सा पॉइंट बता दें क्या भैया, कि पूछेगा क्या, वायु या निर्वात का क्या भैया, के का मान कितना होता है, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होगा। तो याद रखना है, कोई बुक 80 लिखता है, कोई 81 लिखता है, और ये बोर्ड एग्जाम में आपकी 2026 में पूछा गया है। ठीक है, फिर नहीं, ये जल के लिए होता है, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, जल के लिए कितना होगा भैया, उल्टा लिखा गया है, जल के लिए के का मान कितना होगा, तो 80 या 81 होता है। और लास्ट हमारा भैया धातुओं के लिए के का मान कितना हो जाएगा, तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। जल के लिए कितना होता है, 80 या 81। और धातुओं के लिए कितना होता है भैया, धातुओं के लिए आपका कितना होता है, तो भैया हमारा अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा कौन सा गया है भैया, तो ये वाला पूछा गया है, ये वाला, ऊपर वाला नहीं पूछा गया, ये वाला 2026 में। कब, 2026 में हमने क्वेश्चन को देखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, 2026 में इसको पूछा गया है। बाकी हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे जो हमने ये बात बताया था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए इसको हटाते हैं, सिर्फ परिभाषा और इस चीज को। आइए, जैसे हम बोले भैया, जब ये वायु में था तब बल क्या लग रहा था भैया, जब ये आवेश वायु में था तो बल क्या लग रहा था, तो 1/4 पाई, यहाँ पे ये ना लिख कर ये लिखते हैं, 1/में के क्या है, के का मान मालूम है आपको कितना होता है भैया, के का वैल्यू आपको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट इसके स्थान पे हम क्या लिख दें, के लिख दें, तो ज़्यादा हमारा समय बचत का कम होगा। Q1 Q2/R का स्क्वायर कब लगाते थे भैया, ये फॉर्मूला कब लगाते थे, जब आवेश हमारा कहाँ था भैया, जब हमारा आवेश वायु में था। जब इसके बीच हम कोई माध्यम धर दे, डाल दे, वो माध्यम हमारा जल हो सकता है, वायु हो सकता है, वायु तो है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माध्यम, तब क्या होगा, तो जब भैया हम माध्यम डाल दे, जब कोई हम इसमें माध्यम डाल दे, तब हमारा बल का सूत्र क्या होगा, तो K + 10 Q1। और यहाँ पे सोचे इसको पूरा लिखना होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फॉर्मूला सीधे नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब वायु था Q1 और Q2/R का स्क्वायर। जब कोई हम माध्यम डाल दे भैया, तो क्या होगा, तो माध्यम के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया, EM। जब कोई माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा,
Q1 Q2 बट्टा में R का स्क्वायर। जब वायु में था तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखे, जब माध्यम में है तो क्या लिखेंगे, EM लिखेंगे। जब वायु में था तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा क्योंकि वायु की विद्युतशीलता, माध्यम में है तो माध्यम की विद्युतशीलता। फिर क्या कहते हैं भैया, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे चलते हैं, एफ माध्यम बराबर 1/4 पाई। अब भैया EM का वैल्यू कितना होता है, EM का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, EM का वैल्यू तो ये क्या में भागा में एप्सिलॉन नॉट, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, तो K और इंटू में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें EM का वैल्यू चाहिए तो ये भागा में है, इससे रहेगा तो गुना में हो जाएगा, तो K और इंटू में एप्सिलॉन नॉट, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं। बाकी Q1 Q2 बट्टा में R का स्क्वायर। अब क्या कहते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कहते हैं, समीकरण 1 S, समीकरण 2 को क्या कहते हैं, भाग कर देते हैं। क्या कहते हैं, भाग कर देते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएगा। समीकरण 1 क्या था भैया, वायु के लिए F, वायु के लिए क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R का स्क्वायर। चूंकि हमको इसका क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए, भागा करें इसको, तो यहाँ पे लिखते हैं F माध्यम के लिए क्या है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K है, और Q1 Q2 बट्टा में R का स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या क्या भैया, तो ये से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, F वायु और बट्टा में F माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, 1 और नीचे में 1 और 1 में K। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा भैया, K आ जाएगा। टोटल मिला के कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, K। तो ये हमारा निकल के आ गया। बाकी हमें आगे जाने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो F वायु बराबर K और इंटू में क्या हो जाएगा भैया, F माध्यम हो जाएगा, F माध्यम हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जब भैया वायु में था तो इस पे बल कितना लग रहा था, और जब इस पे बीच कोई माध्यम डाल देंगे तब बल कितना लगेगा। तो आइए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सोच रहे हैं कि पार दे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का है, हम बोले भैया कि जब ये वायु में था तो इस पे कितना बल लग रहा था, 400 न्यूटन का। कितना, 400 न्यूटन का। मालूम है बल का मात्रक न्यूटन होता है। जब ये वायु में था, यानी जब दोनों आवेश वायु में थे तब इस पे बल हमारा कितना लगा था भैया, वायु में था तो 400 न्यूटन का। कितना, 400 न्यूटन का। जब इसके बीच हम कोई माध्यम यानी जल डाल दें भैया, जब कोई इसके बीच हम जल डाल दें तब इसका माध्यम क्या होगा, जल अगर हम डाल दें माध्यम तो क्या हो जाएगा, तो जल के लिए हम कितना यूज करते हैं, 80 यूज करते हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, F वायु बराबर K इंटू में F माध्यम, यही ना है हमारा। चलिए F माध्यम यही हमारा है। बाकी लिखते हैं वायु का मान कितना दिया भैया, तो भैया F वायु का 400 बराबर K का वैल्यू कितना है, तो मालूम है हमारा जल ही क्या है, जल हमारा K का वैल्यू है, तो K का वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया है। बाकी इंटू में F माध्यम क्या भी है, F माध्यम क्या है। बाकी हमारा किस चीज में, गुना में, तो बराबर से रहेगा, तो 400 बटा में 800 बराबर F माध्यम हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 8×40, तो यानी कितना न्यूटन आ गया भैया, तो F माध्यम हमारा कितना न्यूटन का। अब क्वेश्चन पूछते हैं, जब भैया जल में था तो कितना न्यूटन का बल लग रहा था, 400 न्यूटन का, और जब इसके बीच कोई माध्यम डाल देंगे तब बल हमारा कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले के तुलना में बल क्या हो गया है, कम हो गया, पहले की तुलना में बल कम हो गया। तो यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं कि जब आवेशों के बीच कोई माध्यम डालते हैं तो पहले के तुलना में बल क्या हो जाएगा भैया, बल कम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें थी, इस चीज पे हमारा निकल के आया। तो आप इसको एक बार सोचते हैं, हम स्क्रीनशॉट लिए, फिर आज का हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, फिर क्लास को हम इन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, फिर से आते हैं कूलम के नियम पर और चलते हैं। क्या भैया,
पूछता है भैया कूलॉम का क्या बताना है हमें। कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम जो बल है भैया, कूलॉम बल वो किन बातों पे निर्भर करता है, पहला पॉइंट। तो कूलॉम बल किन बातों पे निर्भर करता है, कूलॉम बल की सीमाएं बताना है और कूलॉम बल का क्या बताना है, विशेषता बताना है। 3 पॉइंट पूछेगा। कूलॉम बल किन बातों पे निर्भर करता है, कूलॉम बल की सीमाएं और उसकी विशेषताएं। तो आपको बस ये चित्र याद रखना है भैया, चित्र याद रखना है और चित्र पे ही तीनों हमारा क्या हो जाएगा, जो विशेषताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। चित्र हमारा इस प्रकार से रहने वाला है, आपको याद रखना है और चित्र पे हमारा सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले भैया किन बातों पे निर्भर करता है, कूलॉम बल किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। इसको देख लीजिए किन बातों पर निर्भर। पहला पॉइंट भैया घरेलू चीज लिख लीजिएगा आप लोग, क्या कि कूलॉम बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। घरेलू चीज है, ये लोग मास्टर को बहुत पसंद आता है। ठीक है, पहला विशेषता क्या भैया, किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला याद रखना है कि भैया ये किस पे निर्भर करेगा, तो दोनों आवेशों के परिमाण पर। किस पे, परिमाण पर। परिमाण यानी कि क्या हो जाएगा भैया, मात्रा पर। मात्रा पर कि आवेश कितना कूलॉम का है, कितना कूलॉम का है। क्या भैया 6 कूलॉम का आवेश है, ये मात्रा हो जाएगा। क्या इस 60 कूलॉम का आवेश है, अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भैया 6 के 36 यानी कि 360 क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा, कूलॉम का आवेश हो जाएगा। तो इसके परिमाण पे निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, तो कूलॉम बल आवेश के दोनों आवेशों के परिमाण पर निर्भर करेगा। दूसरा का पॉइंट क्या है भैया, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा। किस पे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या भैया, आर क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आर ही होगा। तो हमें सिंपल याद रखना है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा। आवेशों के क्या लिखते हैं यहाँ पर, आवेशों दोनों आवेशों, यहाँ पे ऐसे और बढ़िया रहेगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों आवेशों ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, तीसरा पॉइंट क्या होगा, पहला तो आवेश के परिमाण पर, दूसरा आवेश के बीच की दूरी पर, और तीसरा पॉइंट होता है कि इसके बीच के माध्यम पर, इसके बीच के माध्यम पे। जैसे हमने भैया उस समय अगर वायु रखा था तो उस समय बल अलग रहा था, जब इसके बीच कोई माध्यम डाल दिया तो बल क्या हो गया, पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि इसके बीच कौन सा माध्यम है, इस बात पे भी हमारा कूलॉम बल निर्भर करता है। तो भैया किस पे, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, माध्यम पे निर्भर करेगा, माध्यम पर। किस पे, माध्यम पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसको हेडलाइन बनाइएगा, कूलॉम बल की सीमाएं। कूलॉम बल की सीमाएं क्या होती है, कूलॉम बल की सीमाएं, कूलॉम बल की सीमाएं। ठीक है, कूलॉम बल का सीमा क्या होता है, फिर आते हैं हम चित्र पर। कूलॉम बल भैया पहले तो मालूम है कि स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। किसके लिए, स्थिर आवेश के लिए, स्थिर आवेश के लिए। दूसरा पॉइंट भैया आप बताया है कि बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। पहला स्थिर आवेश के लिए, दूसरा का बिंदु आवेश के लिए। इसके लिए भैया बिंदु आवेश के लिए। और लास्ट में हमारा भैया इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी ज्यादा रहेगा बल कम लगेगा, दूरी ज्यादा रहेगा बल कम लगेगा। कैसे हम मान लें, तो आप मानना पड़ेगा भैया एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। बल और दूरी के बीच कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। अगर आप दूरी का मान बढ़ाएंगे, दूरी जितना बढ़ाएंगे बल कितना लगेगा भैया, कम लगेगा। दूरी आप जितना बढ़ाएंगे, दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितना बढ़ाएंगे बल हमारा उतना ही क्या होगा, कम लगेगा, बल उतना ही हमारा कम लगेगा। तो भैया ये 3 पॉइंट आपको लिखवा देते हैं हम। पहला पॉइंट कि स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, स्थिर आवेश के लिए। दूसरा भैया हमारा बिंदु आवेश के लिए लागू होगा, बिंदु आवेश के लिए लागू होगा। और तीसरा पॉइंट भैया निश्चित दूरी तक, यानी ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, निश्चित दूरी होनी चाहिए। लगभग हमारा लगता है कितना, 10 के पावर -14 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए निश्चित दूरी के लिए, निश्चित दूरी के लिए लागू होना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है भैया, लास्ट हमारा आता है इसका विशेषता। लास्ट हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है कूलॉम बल की विशेषता। एक ट्रिक बताते हैं, आपको याद रखना है, विशेषताएं भैया एक ट्रिक बताते हैं, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है।
होता क्या है कि कभी कभी जो होता है ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हम बार बार उसको जा जाके देखते रह रहे हैं कि ब्लैक नहीं ना हो रहा है, इसलिए थोड़ा यही प्रॉब्लम है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए विशेषता, आपको एक ट्रिक बताते हैं, प्यारा सा ट्रिक है। क्या भैया, विकास, क्या याद रखना है, विकास याद रखना है। ये हमारा ट्रिक है बनाया हुआ, बहुत ही प्यारा ट्रिक है, और इस पे हमारा कूलम्ब बल की विशेषताएं जो है भैया समाप्त हो जाएगी। क्या याद रखना है, ट्रिक को याद रखना है, और हमारा कूलम्ब बल का विशेषता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए वी से क्या हो जाएगा भैया, विद्युत बल हो जाएगा। वी से आपको याद रखना है विद्युत बल, क्या याद रखना है, विद्युत बल। और क से याद रखना है केंद्रीय बल, क्या याद रखना है, केंद्रीय बल। और लास्ट हमारा आता है, और ये खत्म हो जाएगा, स से होता है हमारा भैया संरक्षी बल, और ये हमारा समाप्त हो जाएगा कूलम्ब की विशेषताएं। बाकी यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला भैया विद्युत बल होता है, जो कूलम्ब बल होता है वो क्या होता है विद्युत बल होता है। दूसरा का पॉइंट भैया केंद्रीय बल होता है, और तीसरा पॉइंट भैया ये हमारा संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चीज़ों को आप लोग इसका एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। हम जितना बता रहे हैं उसको आप लोग उतारते चलेगा। तो भैया आज का आपका क्लास समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, जितना भी हम टॉपिक पढ़ा है आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो फिर से हम कल उसको बता देंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही 2027 की तैयारी के लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कहते हैं षड्यंत्र बनाया है भैया इस पर कि फिजिक्स में कितना 95 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है फिजिक्स में। भैया केमिस्ट्री को छोड़ दिए ना बाबू, केमिस्ट्री को कैसे छोड़ दे, उसमें भी 95 प्लस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।